दोस्तों, ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है। इस फिल्म की कहानी किसी एक सच्ची घटना पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारे देश में कितनी महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों से प्रेरित है। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है परिमा नाम की एक लड़की से, जो कि अपनी एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही है। परिमा एक स्कूल टीचर है। उसकी फैमिली में उसका पति विनय और 5 साल का बेटा है। हर रोज की तरह वो दोनों अपने काम के लिए रेडी हो जाते हैं। अपने बेटे को स्कूल बस में छोड़कर वो दोनों भी अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन दोनों की मुलाकात विनय के दोस्त कार्तिक से होती है। वो आपस में बातचीत करते हैं। साथ ही साथ कार्तिक उनसे कहता है कि दूर से शहर कितना अच्छा लगता है, लेकिन इस शहर में कितनी गंदगी है। खैर, कार्तिक वहां से जाने लगा। तभी रास्ते में उसे रावी मिल जाती है। रावी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रावी से बात नहीं करना चाहता था। दरअसल बात यहाँ ये है कि कुछ वक्त पहले कार्तिक की वाइफ की मौत हो गई थी और कार्तिक वहाँ पर नहीं पहुँचा था। पता नहीं ऐसा कौन सा काम था जो अपनी वाइफ की मौत पर भी नहीं आया। रावी ने उससे बहुत पूछने की कोशिश की कि आखिर वो क्यों नहीं आया, लेकिन कार्तिक के पास उसका कोई जवाब नहीं था। और फिर रावी उसे फ़ोन देती है और उसे बताती है कि इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारी वाइफ का लास्ट मैसेज है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में हम परिमा को देखते हैं। आज वहाँ पर कोई फंक्शन है, इसलिए वो सब मिलकर डांस कर रहे थे। तभी वहाँ पर उसका पति विनय आ जाता है। विनय ने परिमा से कहा कि अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ, जब तुम फ्री हो जाओगी तो घर आ जाना। और इसके लिए परिमा भी मान जाती है और विनय वहाँ से अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद फंक्शन भी खत्म हो जाता है और परिमा अपने घर जाने लगी। तभी पीछे से एक कार आती है और परिमा को वो लोग अपनी गाड़ी में खींच लेते हैं। उस कार के अंदर 4-5 लड़के थे। सब मिलकर परिमा के साथ जबरदस्ती करते हैं। कुछ देर बाद वो रास्ते में परिमा को एक जगह पर फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और आगे जाकर वो एक जगह पर अपने सारे कपड़े भी जला देते हैं ताकि कोई सबूत ना बचे, और वहां से चले जाते हैं। और फिर परिमा को इस हालत में एक आदमी देख लेता है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचा देता है। वहां पहुंचने के बाद परिमा के पति विनय को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है और ये सारी सच्चाई जानकर विनय को बहुत दुख पहुंचता है। और फिर पुलिस परिमा का बयान लेती है। परिमा के बयान पर उन लड़कों की कार पुलिस को मिल जाती है और एक एक करके पुलिस उन लड़कों को भी पकड़ लेती है। विनय का बेटा हर वक्त उसके पास रहता था। जब कोई भी विनय से उसकी पत्नी के बारे में बात करता तो उसका बेटा हर बात नोट करता और अपने पिता से सवाल करता कि आखिर मम्मा के साथ क्या हुआ है। लेकिन विनय अपने बेटे के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। साथ ही साथ विनय के घर वालों का भी कॉल आ रहा था कि इन सब की वजह से हमारी इज्जत खराब हो रही है, और इन सब से विनय काफी परेशान था। साथ ही साथ विनय का दोस्त कार्तिक भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। उस वक्त परिमा बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। तब डॉक्टर कार्तिक से कहते हैं कि यदि इनकी फैमिली का कोई भी मेंबर इनसे बात करता रहेगा तो इन्हें हौसला मिलेगा। इसलिए कार्तिक परिमा के पास जाता है और उसे संभालता है। वो उसे बहुत सारी बातें समझाता है कि वो इस तरह परेशान ना हो, लेकिन ये सब करते हुए कार्तिक को अपनी पत्नी कावेरी की याद आ रही थी और इसलिए कार्तिक अपनी पत्नी की ऑडियो क्लिप सुनता है जिसमें वो कह रही थी कि वो जल्दी से घर वापस आ जाए। वो उसे देखे बिना इस दुनिया से नहीं जाएगी। डॉक्टर ने उसे 4 दिन का टाइम दिया था, लेकिन उसने 7 दिन बिता लिए थे। लेकिन कार्तिक फिर भी अपनी पत्नी से आखिरी बार मिलने नहीं गया। वो एक अंडरकवर एजेंट है। हॉस्पिटल से निकलकर वो अपने सीनियर से मिलता है। दरअसल वो एक मिशन के लिए गया हुआ था, इसलिए वो अपनी वाइफ की मौत पर भी नहीं आ सका और उसकी पत्नी कावेरी को किसी कार ने टक्कर मारी थी और वहां से वो लोग भाग गए थे। उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए थे, लेकिन उस कार में नंबर प्लेट नहीं थी। लेकिन कार्तिक अपनी पत्नी के कातिलों का पता लगाना चाहता है और उनसे पूछना चाहता है कि क्या उन्हें किसी को जान से मारकर रात में नींद आती है या नहीं। कार्तिक के सीनियर उसे समझाते हैं कि वो कब तक ये सब सोचता रहेगा, उसे इन सब से बाहर निकलना ही होगा। अगले दिन कार्तिक रावी के पास जाता है। वो एक वकील है और कार्तिक की पत्नी कावेरी भी एक लॉयर थी। यहाँ कार्तिक रावी से कहने आया था कि उसका दोस्त विनय चाहता है कि उसकी पत्नी का केस रावी लड़े, और रावी इसके लिए हाँ कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि सुनवाई का दिन आ जाता है। उन 4 लड़कों को भी वहाँ पर पेश किया जाता है। उन लड़कों के वकील का कहना था
कि ये चारों निर्दोष हैं। ये उस दिन शादी पर गए हुए थे और वहां से इनकी कार चोरी हो गई और उस कार में जो कुछ भी हुआ है इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। उनमें से एक लड़के का नाम गुल है जो कि कार ड्राइव कर रहा था। उसके पिता का नाम दीपराज है जो कि अपने बेटे को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, क्योंकि गुल की बहन की शादी तय हो चुकी है और उसके पिता को चिंता है कि इन सब के बारे में उसकी बहन के ससुराल वालों को पता ना चले, नहीं तो उनकी शादी में दिक्कत भी आ सकती है। इसलिए वो अपने वकील से कहता है कि वो जल्दी से उनके बेटे को बेल दिलवा दे। और फिर हम देखते हैं कि परिमा के डीएनए सैंपल उन लड़कों के सैंपल से मैच नहीं हो रहे थे। ये सब देखकर रावी जज से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये टेस्ट एक बार फिर से कराना चाहती है। तब तक इन चारों को बेल ना दी जाए और जज इसके लिए परमिशन दे देती है। और फिर अगले दिन रावी परिमा से जाकर मिलती है। परिमा ने उसे बताया कि उस कार में 4 नहीं बल्कि 5 थे। एक ड्राइवर था जो उन चारों लड़कों को रोक रहा था कि वो ऐसा ना करे। और फिर रावी को उस 5वें लड़के के बारे में भी पता चल जाता है जिसका नाम समीर था। इसलिए पुलिस उन चारों लड़कों के पास फिर से जाती है, लेकिन वो चारों समीर के बारे में कुछ भी नहीं बताते। अगली सुनवाई में रावी बताती है कि वो 4 नहीं 5 थे और जब इन लड़कों की कार चोरी हो गई थी तो ये शादी में कैसे पहुंचे। जरूर इन्होंने कोई लिफ्ट ली होगी या फिर कोई बस, और यदि ऐसा है तो कोई भी बस का टिकट प्रूफ दिखाएं। लेकिन इनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन रावी के पास भी कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं था और इसलिए उन चारों लड़कों को बेल मिल जाती है। और फिर दीपराज अपने बेटे गुल को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। अपने बेटे को देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है, लेकिन दीपराज अपने बेटे पर बहुत गुस्सा था। दीपराज उससे कहने लगा कि जब तुम्हारे दोस्त ये सब कर रहे थे तो तुम गाड़ी से नीचे क्यों नहीं उतर गए या फिर उन्हें रोका क्यों नहीं। लेकिन उसके बेटे ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दीपराज को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और वो अपने आप को खत्म करना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोकती है कि ये सब यहीं पर खत्म कर दो। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। वहीं दूसरी तरफ परिमा हॉस्पिटल से अपने घर आ चुकी थी, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसे भुला नहीं पा रही थी। इसलिए विनय उसे समझाता है कि वो फिर से स्कूल जाने लगे और परिमा ऐसा ही करती है। इसलिए अगले दिन विनय भी उसके साथ स्कूल जाता है, लेकिन प्रिंसिपल का कहना था कि परिमा फिर से स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकती, क्योंकि जिन क्लास के बच्चों को तुम अपने बच्चे समझती हो वही लड़के आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप पर बोल रहे हैं कि जिस दिन उसके साथ ये सब हुआ वो उस दिन वहाँ पर क्यों नहीं थे। इसलिए परिमा और विनय काफी परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आ रही हैं। प्रिंसिपल का कहना था कि हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में वो फेल हो गए हैं। और फिर रावी परिमा से कहती है कि उसे आरोपियों को पहचानना होगा, तभी उन्हें सजा दिला पाएगी। और फिर परिमा को उन लड़कों के पास ले जाया जाता है। उनके आवाज से परिमा पहचान जाती है कि वही लड़के हैं, लेकिन शक्ल किसी की भी वो नहीं पहचानती, क्योंकि उस वक्त गाड़ी में अंधेरा था और उसने किसी का भी चेहरा नहीं देखा। और ये उनके केस के लिए सबसे बड़ा वीक पॉइंट था। परिमा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और इसी वजह से ये साबित नहीं हो पाता कि उसके साथ इन्हीं चारों लड़कों ने गलत किया है। और फिर कोर्ट में रावी बताती है कि वो पुलिस वालों के पास गई थी कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज दे दी जाए, लेकिन उन्हें नहीं दी गई। और फिर जज पुलिस वालों से कहती है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज दे दी जाए। दूसरी तरफ हम परिमा के बेटे को देखते हैं जो अपने पिता से कहता है कि उसे गन खरीदनी है। और फिर रात को हम देखते हैं कि उन चारों लड़कों में से एक लड़के पर कोई अनजान आदमी गन रखता है और उसे सुनसान जगह पर ले जाकर जान से मार देता है। उनमें से 3 लड़कों को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता कि उसे किसने मारा है। लेकिन लोगों का कहना था कि जिसने भी ये किया है बहुत अच्छा काम किया है। वहीं रावी का कार्तिक से कहना था कि जिसने भी उसे मारा है ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा ही चलता रहा तो कानून का क्या फायदा। यदि ऐसा लड़कियों के साथ होता रहा और उन लड़कों को उनके परिवार का सदस्य बदला लेने के लिए उन्हें जान से मारता रहा तो ये सही नहीं होगा। इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। जब इस तरह की वीडियो रावी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है तो उसे बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। वहीं रावी को एक पुलिस वाले से पता चलता है कि कुछ पुलिस वाले सारे एविडेंस मिटा रहे हैं
और इसके लिए उन्हें पैसा भी मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम दीपराज को देखते हैं जो कि रावी से मिलने आता है। वो उससे कहता है कि मेरा बेटा निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया। तब रावी उससे कहती है कि यदि उसका बेटा सरकारी गवाह बनेगा तो उसे कम से कम सजा होगी, वो भी बस 2.5 साल की। और इसके लिए दीपराज मान जाता है। दरअसल रावी को पता चल गया था कि सच में उसके बेटे ने कुछ भी नहीं किया था, वो बस उस गाड़ी में था। वहीं दूसरी तरफ हम दीपराज के बेटे को देखते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई आदमी आकर उसे जान से मार देता है। कुछ देर के बाद रावी से मिलने कार्तिक के बॉस आते हैं। वो उसे बताते हैं कि कार्तिक बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अभी वो किसी की बात नहीं सुन रहा, इसलिए रावी कार्तिक से मिलने पहुंचती है। वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि उन लड़कों को तुम मार रहे हो, ऐसा ना करो, उन्हें सजा देने के लिए कानून है। लेकिन कार्तिक खामोश था और वो रावी की बातों का कोई जवाब नहीं देता। और फिर हम उनमें से एक और लड़के को देखते हैं। वहाँ पर वो किलर फिर से पहुँच जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उस किलर का वीडियो बनाने लग जाती है और वो किलर उस लड़की को ही जान से मार देता है और वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। वहीं रावी को समीर नाम के लड़के के बारे में पता चल जाता है और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि वो 5वां लड़का समीर ही था। रावी समीर के घर जाती है। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी है और बेटी। उसकी बेटी परिमा के स्कूल में ही पढ़ती है। और फिर पुलिस समीर को पकड़ने की कोशिश करती है। समीर उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पुलिस रिश्वत नहीं लेती और समीर को पकड़ लिया जाता है। ये सब काम संजय नाम के पुलिस वाले ने किया था और जब ये बात उसके सीनियर को पता चलती है तो वो उसे डांटता है कि यदि उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसे एक्सपोज कर देगा कि उसने इससे पहले कितनी सारी रिश्वत ली है। लेकिन संजय का कहना था कि उसे इन सब से कोई डर नहीं है, वो सच का साथ जरूर देगा। और फिर परिमा को भी कोर्ट में पेश किया जाता है। उन लड़कों का वकील कई तरह के उसे सवाल करता है कि तुम्हारे कपड़े सबसे पहले किसने फाड़े थे, किस तरह से तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ था। परिमा पहले तो काफी डर रही थी, लेकिन फिर निडर होकर अपना चेहरा दिखाकर सारे बयान साफ साफ देती है। वो कहती है कि शायद उसी की गलती थी कि वो रात में अकेली उस रोड से जा रही थी बिना किसी मर्द के साथ। वहीं रावी पर एक आदमी स्याही फेंक देता है, वो इसलिए क्योंकि जो भी आदमी उन लड़कों को मार रहा है वो उसके खिलाफ बोल रही थी, इसलिए रावी से बहुत लोग नाराज भी हैं। रावी फिर भी कोर्ट में आती है और केस लड़ती है। रावी कोर्ट में बताती है कि जब इन लड़कों की कार चोरी हो गई थी और इन्होंने पास ही के थाने में कंप्लेन लिखाई थी, लेकिन वहाँ के सीसीटीवी फुटेज गायब हैं और पुलिस वालों का कहना है कि उस वक्त लाइट चली गई थी, इसलिए कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। और ये लड़के शादी में कैसे पहुंचे इनका कोई एविडेंस नहीं है और शादी के सभी फोटो दिन के हैं और ये रात भर क्या कर रहे थे कि किसी को पता नहीं है। और फिर रावी एक एक करके उन लड़कों के परिवार वालों को कटघरे पर बुलाती है कि वो लड़के उस वक्त कहाँ थे और क्या कर रहे थे। उनमें से एक लड़के के पिता ने दीपराज को कॉल किया था और आधी रात को उन लोगों ने 4 मिनट तक बात की थी, लेकिन उस आदमी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, ना ही उसने बताया कि उन्होंने क्या बात की। वहीं संजय से पूछा जाता है कि पहली बार वो सैंपल मैच क्यों नहीं हुए थे। उसने बताया कि हमने रिश्वत ली थी, वो सैंपल परिमा का था ही नहीं, इसलिए वो सैंपल मैच नहीं हुए, ना ही तब हुआ और ना ही आगे होंगे। साथ ही साथ संजय उन सब के नाम भी लेता है जो इन सब में इन्वॉल्व थे। ये सब सुनकर जज भी काफी हैरान थी। वो कहती हैं कि इन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ हम कार्तिक को देखते हैं। उसके सीनियर उससे कहते हैं कि अब वो ये सब करना बंद कर दे, क्योंकि क्राइम तो होते रहते हैं, क्या वो इस तरह सबको तो खत्म नहीं कर सकता। साथ ही वो बताते हैं कि दीपराज का बेटा गवाही देने वाला था जिसे तुमने जान से मार दिया। उनकी बातों से कार्तिक को ये एहसास हो जाता है कि अब उसे ये सब नहीं करना चाहिए, इसलिए वो पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देता है। और फिर रावी समीर की बेटी को कोर्ट में लेकर आती है। वो बताती है कि जब उसके पिता घर पर आए तो उन्होंने अपने कपड़े जला दिए थे, साथ ही उसके शरीर पर नाखूनों के निशान थे। लेकिन उन लड़कों के वकील का कहना था कि समीर की बेटी अपने पिता पर यह सब इल्जाम इसलिए लगा रही है क्योंकि उसके पिता ने उसे बहुत ज्यादा डांटा था। वो वकील उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसके पापा ने परिमा के साथ गलत काम किया होगा।
उसकी बेटी का कहना था कि उसे नहीं पता कि उसने किया होगा या नहीं, लेकिन पहले भी उसने ऐसा किया है उसकी माँ के साथ। और फिर कोर्ट में रावी बताती है कि दरअसल 13 साल पहले समीर ने किसी लड़की के साथ गलत किया था और जब उसका केस कोर्ट में पहुंचा तो समीर ने उस लड़की से शादी कर ली। रावी कहती है कि कई सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो डर के मारे कोर्ट तक आ भी नहीं पाती और लड़कों की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो गलत करके भी खुलेआम घूमते हैं और जिनके साथ गलत हुआ है उसे छुपकर घर में बैठना पड़ता है। ऐसा कोई डिसीजन लाया जाए जिससे ये सब ना हो, कोई ऐसा फैसला ना हो कि किसी लड़की को लगे कि उसके साथ गलत हुआ है, उसे इंसाफ नहीं मिला और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए उन तीनों लड़कों को सजा सुनाई जाती है। बाकी के 2 को कार्तिक ने मार दिया था। वहीं रावी को पता चलता है कि कार्तिक ने सरेंडर कर दिया है और फिर कार्तिक को कोर्ट में ले जाया जा रहा था। तभी सामने से दीपराज आ जाता है और वो कार्तिक को जान से मार देता है क्योंकि कार्तिक ने दीपराज के बेटे को मार दिया था। ये सब देखकर रावी को बहुत दुख पहुंचता है। उन 5 लड़कों में से दीपराज के बेटे ने परिमा के साथ गलत नहीं किया था और उन 4 लड़कों में समीर भी शामिल था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड डाटा के मुताबिक इंडिया में हर साल लगभग 30,000 से 35,000 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं। इसका मतलब है रोज के 80 से 90 केसेस, और ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। कितने केस डर, शर्म या दबाव की वजह से रिपोर्ट ही नहीं होते, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, हर नंबर के पीछे एक जिंदगी है, एक परिवार है, एक टूट चुका सपना है। सबसे दर्द की बात तो ये है, ज्यादातर केसेस में दोषी कोई अनजान नहीं बल्कि कोई जान पहचान वाला ही होता है। तो फिर सवाल ये है कि कब तक हम सिर्फ न्यूज़ देखकर चुप रहेंगे, कब तक लड़कियों को ही संभल कर रहने की सलाह दी जाएगी। हमें डर नहीं, सोच बदलनी होगी। चुप रहना भी गलत को ताकत देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।